दोस्तों, आज हम एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और हम ये पता करेंगे कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मैंने यूपीपीएससी यानी कि आयोग के पैटर्न के आधार पर ही बनाया है। मतलब आयोग जिस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, उस टाइप का ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया गया है। और आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए मैं ये एमसीक्यू की प्रैक्टिस लेकर आया हूँ और इसे हम बाइलिंगुअल तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरीके से। राइट। अच्छा, एक और बात, आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है एचईओ का, ये बहुत वास्ट है ना? सिलेबस तो बहुत बड़ा है, राइट? लेकिन आप मान लीजिए कि जो एंथ्रोपोलॉजी का जो एक्चुअल जो सब्जेक्ट होता है, मानव विज्ञान का जो सब्जेक्ट है, आप इसके सिलेबस को देखोगे और जो टॉपिक्स एचईओ के सिलेबस में डाला गया है ना, एंथ्रोपोलॉजी विषय का, वो सिर्फ 10 से 15% ही है। मतलब आप जो सिलेबस पढ़ोगे एंथ्रोपोलॉजी के एचईओ के एग्जामिनेशन के लिए, वो सिर्फ 10 से 15% ही है। और जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं वो बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आयोग क्वेश्चन बनाने के टाइम बहुत डिटेल में जा ही नहीं सकता है, बहुत डीप में ये नहीं जा सकता। लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट तो बनाना पड़ेगा। तो आयोग क्या कर सकता है कि जो भी क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक्स हैं, उनको बहुत घुमा के पूछेगा, है ना? उनको बहुत घुमा के पूछेगा ताकि वही बेसिक से टॉपिक आपको बहुत डिफिकल्ट लगे। राइट। तो उसी तरीके के क्वेश्चन भी मैं आपके पास लेकर आया हूँ, जिस क्वेश्चन को देखकर आप समझ भी सकते हैं कि क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है, लेकिन उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सभी को सॉल्व करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिवम पांडे आपका स्वागत कर रहा हूँ द ऑफिसर्स पॉइंट पर। स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू डेफिनेशन, हाउ इज हेल्थ डिफाइंड? मतलब डब्ल्यू के अनुसार हेल्थ की, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो परिभाषा है स्वास्थ्य की, वो है ऑप्शन बी, मतलब अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब क्या? कि सिर्फ स्वास्थ्य मतलब सिर्फ बीमार ना होना नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य का मतलब क्या है? पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति। ठीक है। मतलब आप सिर्फ बीमार बीमार नहीं है, इसका मतलब आप हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। आपको पूरी तरीके से स्वस्थ होना पड़ेगा, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तरीके से भी। ये परिभाषा है, ये डेफिनेशन है डब्ल्यूएचओ का। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट है। राइट। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा पैरामीटर है, ऐसा कौन सा मापदंड है जो कि शिशु मृत्यु दर को बताता है। मतलब 1000 प्रति पैदा हुए बच्चों में कितने बच्चों की डेथ हो जाती है एक साल के अंदर? ये कौन सा पैरामीटर है? ये पैरामीटर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। ओके, देखिए इसका आंसर बहुत आसान है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये कंफ्यूजिंग है। कैसे? कौन सा सार्वजनिक स्वास्थ्य मापदंड किसी विशिष्ट वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या को नापता है? आंसर इसका इजी है, शिशु मृत्यु दर। लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट है। अगर इसी क्वेश्चन को पूछना रहा तो ये भी पूछ सकता है इसी क्वेश्चन से कि शिशु मृत्यु दर जो है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इसको कैसे मापा जाता है? तो इसको मापा कैसे जाता है? एक साल के अंदर जो जीवित बच्चे हैं, उनमें से 1000 बच्चों में कितने बच्चों की डेथ हुई है? तो ये हो गया आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। राइट। अब मुझे आप कमेंट करके ये बताइए कि इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना चल रहा है, मतलब ये जो शिशु मृत्यु दर है, इसका क्या रेट है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट, इसको कंसीडर करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन कौन से कथन सही है। क्या पूछ रहा है? इंसिडेंस रेट यानी कि घटना दर और प्रिवेलेंस रेट यानी कि प्रसार दर, ये क्या होता है? घटना दर क्या होता है और प्रसार दर क्या होता है, ये आपको बताना है। ओके, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों सही है। इंसिडेंस रेट क्या होता है? घटना दर क्या करता है? एक निश्चित अवधि के दौरान बीमारी के जो नए मामले हैं
बिल्कुल नए मामले उनकी गणना, ठीक है, जो बिल्कुल नए मामले हैं बीमारी के, यानी कि फ्रेश केसेस हैं, फ्रेश केस आने की कंडीशन को हम कहते हैं इंसिडेंस रेट। और प्रिवेलेंस रेट क्या होता है? प्रिवेलेंस रेट टोटल नंबर ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग केसेस, जो नए और पुराने जितने भी केसेस हैं इन सब को मिला के जो रेट आता है, जो काउंट आता है, वो आपका क्या है? वो प्रिवेलेंस रेट है। प्रिवेलेंस रेट यानी कि प्रसार दर है, ठीक है। प्रसार दर क्या है? किसी आबादी में मौजूद सभी मौजूदा मामले, पुराने और नए मामलों की कुल संख्या की गणना को प्रिवेलेंस रेट कहते हैं। तो आप ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, चौथा, हु डिस्कवर्ड द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन 1901? अब क्वेश्चन में ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल गया कि एबीओ जो ब्लड ग्रुप है वो कब डिस्कवर किया गया था? तो 1901 में डिस्कवर किया गया था। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे, किसने डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर है कार्ल लैम्स्टीनर। कार्ल लैम्स्टीनर साहब ने इसको डिस्कवर किया था 1901 में, राइट, 1901 में। ओके, और इसी के लिए, इसी खोज के लिए इन्हें 1930 में क्या मिला था? साइकोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में, राइट। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है स्टेटमेंट मेथड में कि इनमें से कौन सा कथन सही है, जिसमें से कथन ये भी दे देगा कि 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था और कार्ल लैम्सन इनका नाम था, इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। आपको हर तरीके से सोचना है। देखिए, स्मार्ट स्ट्रेटेजी या स्मार्ट तैयारी यही होता है कि जब भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें तो उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं आप उनको कवर करें। आपको उन्हें भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो हूबहू क्वेश्चन आ जाए, लेकिन उसके ऑप्शन से और क्वेश्चन के दूसरे ब्रांचेस से नए प्रश्न बन सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ व्हाई इज ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव कॉल्ड द यूनिवर्सल रेसिपिएंट? ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है इसको सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता क्यों बोला जाता है, क्यों कहा जाता है? मतलब जो किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, वो कोई भी ब्लड ग्रुप क्यों ना हो, राइट। ओके, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्यों ऐसा? देखिए, ब्लड ग्रुप एबी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर रेसिपिएंट यानी कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजेंस होते हैं, ठीक है। इसके आरबीसी पर क्या होते हैं? दोनों एंटीजेंस होते हैं, राइट। और इसमें एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी नहीं होती है, ये एंटीबॉडी नहीं होती है और ये दोनों एंटीजन होते हैं जिसके वजह से ये कोई भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, राइट। ये इसका रीजन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई एंडोगेमी। अब यहां पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एंडोगेमी का मतलब क्या होता है? एंडोगेमी यानी कि अंतर विवाह, ठीक है, यानी कि एक ही कम्युनिटी में होने वाले शादी को हम एंडोगेमी कहते हैं। ये कहां पॉपुलर है? ट्राइबल पॉपुलेशन में पॉपुलर होता है, ठीक है। और ये कौन सी बीमारी पैदा करता है, इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए कि हाई एंडोगेमी इन ट्राइबल पॉपुलेशन लीड्स टू अ हैवी बर्डन ऑफ विच जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है। ये किस आनुवांशिक रक्त विकार का भारी बोझ बढ़ाता है? तो ये है, हमने बहुत बार देखा है, इसका आंसर है सिकल सेल एनीमिया, राइट, इट इज सिकल सेल एनीमिया। ओके, ऑलराइट, ये क्या है? एक आनुवांशिक बीमारी है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये मैच द कॉलम पूछा है, मतलब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करने के लिए पूछ रहा है। देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो लिस्ट 1 है ये आपको पैथोजन या डिजीज यानी कि रोग का लिस्ट दिया गया है, और यहाँ पे उसका संचरण तंत्र यानी कि उसका ट्रांसमिशन, कैसे ये फैलता है रोग, ये लिस्ट 2 में दिया गया है। इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। ओके, देखते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मलेरिया। मलेरिया किसके माध्यम से फैलता है?
मलेरिया फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो, यानी कि मादा एनाफिलिस मच्छर की वजह से फैलता है, ये इसका ट्रांसमिशन का मेथड है, मैकेनिज्म है, राइट। और जो सेकंड है काला आजार, काला आजार किससे फैलता है? सैंड फ्लाई वेक्टर, ठीक है, यानी कि बालू मक्खी कहते हैं, या तो आप इसे सैंड फ्लाई मक्खी कहते हो, तो काला आजार इसकी वजह से फैलता है। आफ्टर दैट ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस टीबी क्या है? ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन है। एयरबोर्न ट्रांसमिशन मतलब कि हवा के माध्यम से ये फैलता है, और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? ये ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम, टीबी, राइट। तो ये इसका ऑप्शन हो गया ए करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या बोल रहा है? द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अ न्यूबॉर्न बेबी हनी, गोट्स मिल्क और जैगरी वाटर इंस्टेड ऑफ मदर्स फर्स्ट मिल्क ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days इज नोन एज। क्या पूछ रहा है कि मतलब बच्चे के पैदा होने के 3 दिन के अंदर ही उसको बकरी का दूध या जैगरी वाटर वगैरह जो पिलाया जाता है, ठीक है, माँ के दूध के बजाय उसे जो शहद, बकरी का दूध या गुड़ का पानी जो पिलाते हैं, इस प्रथा को क्या कहा जाता है? मतलब क्या होता है यहाँ पे, माँ का दूध ना पिला के उन्हें शहद, बकरी का दूध या गुड़ का पानी पिलाया जाता है, उस प्रथा को क्या कहते हैं? व्हाट इज दैट? बेसिकली दैट इज प्री लैक्टियल फीडिंग, ठीक है, इसे कहते हैं प्री लैक्टियल फीडिंग, यानी कि प्रसव पूर्व स्तनपान प्रथा। ओके, अच्छा, इसमें एक और फैक्ट है कि जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है उसे आप कोलोस्ट्रम कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम क्या है? मदर का फर्स्ट मिल्क है ये। ओके, अच्छा देखिए दूसरी बात, पब्लिक हेल्थ में इसे हार्मफुल माना जाता है, ठीक है। ये क्या है? ये नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसे मदर का मिल्क ही पिलाया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस मदर के मिल्क में जरूरी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, राइट। ये प्रथा क्या है? ये प्रथा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Which condition occurs during pregnancy when RH negative mother carries RH positive baby for the second time, right? उससे क्या होता है कि जो एंटी RH एंटीबॉडीज होती है वो बेबी की आरबीसी को अटैक कर देता है। मतलब क्या कि गर्भावस्था के दौरान वो कौन सी स्थिति है जब RH नेगेटिव मदर दूसरी बार RH पॉजिटिव बच्चे को जन्म देती है, जिससे क्या होता है, जो RH एंटीबॉडी होती है ये बच्चे की आरबीसी पर हमला कर देती है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इसे हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। इस कंडीशन का नाम क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है, ये है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ओके, क्लियर है? ओके, ये बेसिकली क्या होता है कि जब एक आरएच नेगेटिव मदर होती है, अब जब ये दूसरी बार आरएच पॉजिटिव बेबी को कंसीव करती है या गर्भ धारण करती है, तो पहली प्रेगनेंसी के दौरान जो उसका आरएच एंटीबॉडीज बेबी की आरबीसी पर अटैक करने के लिए उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, राइट। इस मेडिकल कंडीशन को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन डिजीज एलिमिनेशन एंड डिजीज इरेडिकेशन? मतलब कि रोग उन्मूलन, है ना, रोग उन्मूलन और रोग को हटाना, बेसिकली नॉट सत्यानाश, ठीक है, रोग को पूरी तरीके से इरेडिकेट करना, ठीक है, इसके बीच में क्या अंतर है? ऑलराइट, इसका जो आंसर है, व्हाट कैन बी द आंसर? आंसर बी। क्या है समझते हैं। एलिमिनेशन मतलब क्या? एलिमिनेशन रिड्यूसेस इंसिडेंस टू जीरो इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन। जहां पे एरिडिकेशन क्या होता है? मींस कंप्लीट ग्लोबल वाइपिंग आउट ऑफ द पैथोजन। मतलब क्या? एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर रीजन में उस उसके फैलने की जो रेट है उसको जीरो कर देना, ठीक है, उसको जीरो कर देना, ये क्या है? एलिमिनेशन।
मतलब उस जगह पे फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में कोई बीमारी हो रही है तो उस बीमारी को खत्म कर देना उस एरिया से, दैट इज एलिमिनेशन। और पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर अगर कोई बीमारी खत्म हो रही है, वो पैथोजन खत्म हो रहा है, तो उसको कहते हैं इरेडिकेशन। ये इसका डिफरेंस है उन्मूलन का, ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, what are the classical Greek roots of the term anthropology and their literal meanings? मतलब मानव विज्ञान ये जो शब्द है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी शब्द के शास्त्रीय ग्रीक मूल शब्द और उनके शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली क्या है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर है ए, एंथ्रोपोज। क्या पूछ रहा है, मतलब एंथ्रोपोलॉजी को अगर ब्रेक करके देखिए इसका मतलब क्या होता है। एंथ्रोपोज का मतलब होता है कल्चर, लॉगस का मतलब होता है मेथड या स्टडी। ठीक है, देखिए आंसर इसका आसान है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि पूछ क्या रहा है। ओके, तो जब आपका सिलेबस बहुत इजी होता है तब आयोग ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन को डिफिकल्ट बस कर देता है। ठीक है, देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। ओके ओके, आई एम सॉरी, आई एम मेकिंग मिस्टेक, आई एम सॉरी। ठीक है, ठीक है, ये है इसका आंसर, बी है, सॉरी। एंथ्रोपोस का मतलब कल्चर नहीं होता है, एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमन या मैनकाइंड, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी या साइंस। ठीक है, कल्चर नहीं। ओके, एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड या ह्यूमन, ओके, यानी कि मानव जाति। नेक्स्ट, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Which anthropological definition states that anthropology is the science of man and his work? कौन सा ऐसा मानव शास्त्रीय परिभाषा है जो कहती है कि मानव विज्ञान मनुष्य और उसके कार्यों का विज्ञान है, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता। आप इसमें तुक्का नहीं मार सकते हो या दिमाग नहीं लगा सकते हो, राइट? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, एमजे हर्ट्ज़कोविट्ज़ ने ऐसा बोला था। एमजे हर्ट्ज़कोविट्ज़ ने बोला था कि जो एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, इज द साइंस ऑफ मैन एंड हिज वर्क, यानी कि मानव विज्ञान मनुष्य और उसके कार्यों का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। The approach that evaluates every cultural belief, custom or social practice objectively within its own specific environment. किस कंटेक्स्ट, मतलब इसका मतलब क्या है समझते हैं। प्रत्येक सांस्कृतिक विश्वास, रिवाज या सामाजिक प्रथा को उसके अपने विशिष्ट पर्यावरणीय और ऐतिहासिक संदर्भ में वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यांकन करने वाले दृष्टिकोण को किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन इसका आंसर इजी है। वो क्या है? इसका आंसर क्या है? कल्चरल रिलेटिविज्म, यानी कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद। इस अप्रोच के बेसिकली इस अप्रोच के मुताबिक हर समाज की अपनी एक परंपरा होती है, मतलब एक अपनी एक कल्चर होती है और उनका एक बिलीफ होता है, ठीक है, और उनका ये मानना होता है कि वो किसी दूसरे कल्चर से ज्यादा अच्छा उनका कल्चर होता है, राइट? और इसी एनवायरमेंटल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को हम कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म, यानी कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद, राइट? नेक्स्ट 14, एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च डॉक्यूमेंटिंग कम्युनिटी, मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च में डॉक्यूमेंटिंग कम्युनिटी प्रैक्टिसेस एंड डेली लाइफ, इसको क्या बोलते हैं? यानी कि मानव शास्त्रीय शोध में सहभागी अवलोकन का उपयोग करके अंदरूनी सूत्र के दृष्टिकोण से सामुदायिक प्रथाओं और दैनिक जीवन का दस्तावेजीकरण करना क्या कहलाता है? बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन करना क्या कहलाता है? ठीक है, ओके। सामुदायिक जो प्रथाएं होती है उनको अगर आप डॉक्यूमेंट करें, अगर आप उनका नोट डाउन करें, तो उसे हम कहते हैं एमिक अप्रोच। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज एमिक अप्रोच, राइट? मतलब क्या? समाज के लोगों के जो खुद के नजरिए से उनके कल्चर को समझना, ठीक है, जैसा समाज के लोगों के नजरिए से, जिस समाज के लोग हैं उनके नजरिए से अगर आप उनके कल्चर को समझने की कोशिश करते हो, उनके कल्चर को समझते हो, उसे कहते हैं एमिक अप्रोच। जैसा समाज है
उस दृष्टिकोण से आपको समाज को देखना है, राइट, उनके प्रैक्टिसेस को देखना है, इसे कहते हैं एमिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, scheduled tribe in India are officially designated under which article of the Indian Constitution? ठीक है, हो सकता है कि पॉलिटी में जब क्वेश्चन बने तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि भारत में अनुसूचित जनजातियां यानी कि आदिवासी जनजातियां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आधिकारिक रूप से निर्दिष्ट हैं, किसमें लिखा गया है, किस आर्टिकल में? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है 342, आर्टिकल 342 में इसका उल्लेख किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 342। ओके, आर्टिकल 342। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Cerebral malaria in dense humid tropical forest tribal terrain is caused by which severe pathogen? क्या पूछ रहा है? जो सेरिब्रल मलेरिया होता है ये किस रोग के कारण होता है, किस रोग जनक के कारण होता है? ठीक है, इसका जो आंसर है वो है आंसर प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम नाम के पैथोजन की वजह से ये होता है। ये बेसिकली जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, मतलब घने जंगल होते हैं या घने एरियाज होते हैं, वहां ये पाए जाते हैं। और ये एक प्रोटोजोअन बीमारी है। कौन सी बीमारी है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लाज्मोडियम फैलारिसिपरम या तो सेरिब्रल मलेरिया कैसी बीमारी है ये, कि प्रोटोजोअन बीमारी है जो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ओके, ये काफी खतरनाक और फैटल होता है, जानलेवा होता है ये सेरिब्रल मलेरिया। ठीक है, जो सीधे ब्रेन को अफेक्ट करता है, दिमाग को अफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The traditional rural social arrangement involving mutual service exchanges between land owning agricultural caste and artisan caste is called, मतलब भूमि स्वामी कृषि जातियों और कारीगर जातियों के बीच आपसी सेवा विनिमय से जुड़ी पारंपरिक ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है जजमानी सिस्टम या जजमानी व्यवस्था। ये क्या होता है समझते हैं। ये हमारे जो इंडियन सोसाइटी है उसमें चली आ रही एक बहुत ट्रेडिशनल और सोशियो इकोनॉमिकल सिस्टम है ये, मतलब सामाजिक आर्थिक की व्यवस्था है जिसमें जो जजमान होते हैं, जजमान बेसिकली कौन होते हैं? जजमान मतलब जो लैंड ओनर्स होते हैं। ठीक है, जो लैंड ओनर कम्युनिटी होती है और आर्टिसन या जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, जैसे कि कुम्हार हो गए, लोहार हो गए, राइट, ये आपस में बिना कैश ट्रांजैक्शन के भी गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। इसे कहते हैं जजमानी व्यवस्था, राइट, जजमानी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या पूछ रहा है? विच पब्लिक हेल्थ पैरामीटर मेजर द टोटल ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज बाय कंबाइनिंग ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट ड्यू टू परमानेंट डेथ विथ ईयर्स लिव्ड इन डिसेबिलिटी? सिंपल सा है, मतलब क्या बोल रहा है कि कौन सा सार्वजनिक स्वास्थ्य मापदंड है जो अकाल मृत्यु के कारण खोए गए नए जीवन के वर्षों को विकलांगता में बिताए गए वर्षों के साथ जोड़कर बीमारी के कुल वैश्विक बोझ को मापता है। ओके, तो इसका आंसर क्या है? आंसर है सी, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, जिसे आप डेली से संबोधित कर सकते हैं, यानी कि विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष, राइट। ये क्या है? ओके, ये एक ऐसा मैट्रिक है बेसिकली जो बीमारी के पूरे बोझ को मापता है। उसमें क्या क्या आता है? उसमें जो ये है कितने वर्ष आपने बिता दिए हैं, ठीक है, आपके कितने वर्ष का नुकसान हो गया है, राइट, डिसेबिलिटी की वजह से और प्रीमेच्योर डेथ की वजह से, यानी कि अकाल मृत्यु की वजह से। उस पैरामीटर को कहते हैं डेली, यानी कि डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। ठीक है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हाउ इज डिजीज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम इलनेस इन मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी? यानी कि चिकित्सा मानव विज्ञान में रोग और बीमारी किस प्रकार से अलग किया गया है?
रोग क्या है और बीमारी क्या है वो समझते हैं, डिफरेंस पूछ रहा है। इसका आंसर है बी। Disease is the objective biological malfunction, while illness is the personal subjective experience of feeling unwell. मतलब जो रोग है, ये रोग वस्तुनिष्ठ जैविक व्यवधान है, जबकि बीमारी क्या है? अस्वस्थ महसूस करने का व्यक्तिगत अनुभव। ठीक है, रोग क्या है? ये एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, बीमारी है, बायोलॉजिकल मालफंक्शन है, यानी कि आपकी शरीर ठीक से काम नहीं कर रही, मतलब आपको एक्चुअली प्रॉब्लम है बॉडी में, रोग है। लेकिन बीमारी क्या है? बीमारी मतलब आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, उसका कारण कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसका कारण कोई भी हो सकता है, और हर किसी के लिए जो ये बीमारी है, ये अलग भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट इज ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजन? टीबी किसके वजह से होता है? टीबी यानी तपेदिक किसके वजह से होता है? इसका आंसर क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये क्या है? बैक्टीरिया है। ओके, तो टीबी इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट, ओके, अच्छा, ये टीबी किस बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है? तो ये अफेक्ट करता है लंग्स को, यानी कि फेफड़ों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड इन 1927 बाय? किसके द्वारा एमएन रक्त समूह की खोज की थी 1927 में? तो इसका आंसर क्या है? इसका भी आंसर आपको मिलेगा बी, कार्ल लैंडस्टीनर एंड फिलिप लिवाइन। ठीक है, फिलिप लेविन और कार्ल लैंडस्टीनर, इन दोनों ने मिलकर एमएन ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, ओके, इसमें क्या क्या ग्रुप होते हैं? इसमें होते हैं एम, एन और एम एन ब्लड ग्रुप, ये 3 प्रकार के इसमें ब्लड ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन। इन द एबीओ सिस्टम, व्हाई इज ब्लड ग्रुप ओ कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर? ओ, ब्लड ग्रुप ओ को हम यूनिवर्सल डोनर यानी कि सार्वभौमिक दाता क्यों कहते हैं? जिस तरीके से हमने सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता देखा था, उसी तरीके से क्या है? सार्वभौमिक दाता है। क्यों बोलते हैं? इसका आंसर है बी, इट हैज नो ए और बी एंटीजन ऑन इट्स रेड ब्लड सेल। मतलब इसके आरबीसी के ऊपर कोई भी ना तो ए ना ही बी एंटीजन होता है, और यही डिसाइड करता है कि ये एक्सेप्टर होगा, रिसिपिएंट होगा या डोनर होगा। ठीक है, तो आरबीसी इसके ए बी, इस ब्लड ग्रुप पे, ओ के ब्लड ग्रुप पे, यहाँ पे इसके सरफेस पे ना ए होता है ना बी होता है एंटीजन, राइट? इस वजह से क्या होता है? ये डोनर होता है। नेक्स्ट, ओके, 23rd क्वेश्चन। Missing medication doses or dropping out of long-term antibiotic treatment for TB midway leads directly to, मतलब क्या? अगर आपकी दवा की खुराक छूट गई है, दवा की खुराक छूटने या टीबी के लिए दीर्घकालिक एंटीबायोटिक उपचार को बीच में छोड़ देने से सीधे तौर पर क्या होता है? अगर आपने टीबी के ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ दिया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो प्रॉब्लम है अगेन बी, दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसे आप रोगाणु रोधी प्रतिरोध कहते हैं, एमडीआर टीबी। इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हो सकता है? एमडीआर टीबी हो सकता है। ओके, ओके, देखिए, अगर आप टीबी की दवाइयों या कोर्स वगैरह बीच में अधूरा छोड़ देते हैं, डोज मिस कर देते हैं, मिस करने से क्या होता है? टीबी की जो बैक्टीरिया होती है, वो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, राइट? मतलब क्या कर लेती हैं? इसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, और ये बीमारी दोबारा और बहुत तेजी से अटैक कर सकता है। इसे कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एएमआर। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। The RH blood group system was discovered in 1940। जो RH ब्लड ग्रुप है 1940 में खोज किया था, बट किसने खोज किया था? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर एंड अलेक्जेंडर वीनर। इन दो जनों ने मिलकर ये ब्लड ग्रुप खोजा था। कौन सा ब्लड ग्रुप है ये? रीसस, RH। रीसस जो मंकी पे डिस्कवर किया गया था, राइट? ठीक है, ओके, जो रीसस मैकाक मंकी है, उस पर ये रिसर्च करते वक्त ये पाया गया था। नेक्स्ट, question number 25, which non-market economic process involves a central authority collecting
कम्युनिटी गुड्स एंड शेयरिंग देम वाया कम्युनल फीस्ट और रिचुअल्स। मतलब क्या, किस गैर बाजार आर्थिक प्रक्रिया में एक केंद्रीय जो प्राधिकरण होता है, केंद्रीय प्राधिकरण सामुदायिक सामुदायिक वस्तुओं को एकत्र करता है और उन्हें सामुदायिक दावतों या अनुष्ठानों के माध्यम से साझा करता है। ये कौन सा नॉन मार्केट इकोनॉमिक प्रोसेस है? ये कौन सी प्रक्रिया है? इसका नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पुनर्वितरण। ये क्या है? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जैसे कोई चीफ या किंग होगा या गवर्नमेंट होगी या सरकार होगी, राइट? वो कम्युनिटी से क्या करता है? टैक्स वसूल करता है, और बाद में रिचुअल्स हो गए, यानी कि कुछ प्रथाएं हो गई, फीस्ट हो गया, दावत हो गया, इसके माध्यम से पब्लिक वेलफेयर के जरिए ये दोबारा बांट देती है। ठीक है, बांट देती है। इसे कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कलेक्ट किया और उसको बाद पब्लिक वेलफेयर के लिए उसे बांट दिया। तो दोस्तों, ये रहा हमारा टोटल 25 क्वेश्चन जो कि एंथ्रोपोलॉजी पर आधारित हैं, और इन क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है। ठीक है, जिस तरीके से आयोग पूछ सकता है, जिससे पूछने की संभावना है, उस तरीके से मैंने इसको प्रिपेयर किया है। और आप ये कमेंट करके बताइए आपका 25 में से कितने प्रश्न सही हुए और कितने आपके गलत हुए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, इस तरीके के एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो मैं इसे और भी काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।